हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। लास्ट वीक आप लोगों ने देखा एक मार्केट में क्रैश आया। ये मार्केट क्रैश क्या होता है, किस तरह से होता है और क्यों हुआ, लास्ट वीक के क्रैश के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मार्केट क्रैश क्या होता है? जब बाज़ार एक बड़े बुल फेज़ में चल रहा हो और वहाँ पे किसी दिन अचानक से एक बड़ी गिरावट आ जाए तो उसको मार्केट क्रैश बोलते हैं। लेकिन ये गिरावट जो थी वो छोटी मोटी नहीं, बड़ी गिरावट थी। खास करके मिड एंड स्मॉल कैप में 3 से 5% तक या 6% तक की गिरावट आई, जिसको हम मार्केट क्रैश कह रहे हैं। तो क्या ये एक दिन में हुआ या पहले से कुछ बन रहा था? क्या ये बबल है या स्टॉक मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप में बबल है? आज अभी इसको समझेंगे और इसके पीछे रीज़न क्या थे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश बताया मैंने आपको। इसमें क्रैश में खास करके आपका मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट थी बनस्पत की लार्ज कैप में। तो मिड एंड स्मॉल कैप में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से उसको मार्केट क्रैश बोला जा रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीज़न था लास्ट वीक सेबी या कहिए 10 दिन से सेबी बराबर बोल रही थी कि मिड एंड स्मॉल कैप में एक बबल की स्थिति दिख रही है। तो एक स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें आपने बार बार सुना होगा, स्ट्रेस टेस्ट के बारे में सुना होगा, बार बार सेबी ने बोला कि एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं या करा जाए इस तरह से कि अगर किसी समय मिड एंड स्मॉल कैप में एक बड़ी लिक्विडिटी आती है या बड़ी कोई रिडेम्पशन आती है तो क्या आप उस पैसे को दे पाओगे। ये सेबी की चेयरपर्सन ने बराबर कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मिड एंड स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड वाले क्या एक साथ पैसा दे पाएंगे। तो उस स्ट्रेस टेस्ट के लिए 15 तारीख डेट रखी गई थी, इसीलिए पहले से ही बाज़ार में गिरावट आ गई। और 15 तारीख को तो आई ही, लेकिन पहले से आ गई। 13 तारीख को ही आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली, बिकॉज सेबी की तरफ से इस तरह का वो आया था और कंसर्न था, क्योंकि उनको दिख रहा था कि मिड एंड स्मॉल कैप में एक जैसे वैल्यूएशंस अलग तरह से बनते जा रहे थे और एक बबल की उनको स्थिति क्रिएट होती दिखी। इसलिए उस स्ट्रेस टेस्ट के तहत बिकवाली करके देखा गया क्या कहाँ तक बाज़ार उसको सहन कर सकता है। तो उस दिन मिड एंड स्मॉल कैप में 5% के आसपास की गिरावट हुई। उसके बाद एक दिन छोड़ के 15 तारीख को जो स्ट्रेस टेस्ट की बात करी गई थी, उस दिन भी 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहला रीज़न था एक स्ट्रेस टेस्ट जो सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड को और मार्केट को या एक्सचेंज को करने के लिए बताया गया था, उस तरह से करा गया। दूसरा रीज़न जो है वो है लेवरेज कट। जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स आपको आपके खरीदने पे या आपके कोलेटरल पे या आपकी सिक्योरिटी पे आपको एक लेवरेज दे देते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ द कोलेटरल या 2 टाइम्स ऑफ योर मार्जिन जो आपने दिया है उसके हिसाब से आप उस पर काम कर सकते हैं। वो लेवरेज कट किया उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप में, कि अगर वहाँ पे उन्होंने आपने कोलेटरल जमा कर रखी थी तो आपको वहाँ लेवरेज दे रखा था, वो उन्होंने कोलेटरल में आपकी सिक्योरिटी में हेयर कट कम करके दिया। जैसे कि अगर ऐसे मान लें कि 100 रुपये का शेयर मिड कैप का या स्मॉल कैप का था, वहाँ पे आपको वो 100 रुपये की ही लेवरेज दे रहे थे या मार्जिन दे रहे थे, तो उन्होंने उसको घटा के 50 रुपये कर दिया या 75 रुपये कर दिया। तो इस तरह से वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ब्रोकर ने जब मार्जिन शॉर्ट कम कर दिए तो इन्वेस्टर्स ने अपना माल बेचा उस मार्जिन को पूरा करने के लिए, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में ही था वो, इसलिए वहीं पे सेलिंग आई। तीसरा रीज़न है कि जो अभी आप देख रहे हैं मार्च 2024 चल रहा है, तो मार्च में आखिरी 15 दिन रह गए हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी बुक्स बराबर करने के लिए प्रॉफिट बुकिंग या लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं। उस चीज़ की वजह से भी बाज़ार में गिरावट आई कि अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा था और दूसरे किसी सौदे में नुकसान है तो हमने उसको बराबर करने के लिए अपने सौदे बेचे। इसको स्क्वायरिंग अप बोलते हैं कि हमने अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा था लॉन्ग टर्म और हमको दिख रहा था कि हमको लॉन्ग टर्म लॉस भी है कुछ सौदों में या मिड एंड स्मॉल कैप में, उसको हमने बेच के अपने प्रॉफिट को बराबर किया। इसी तरह से अगर हमको लॉस चल रहा था तो हमने प्रॉफिट वाले सौदे बेच के अपनी लॉस हार्वेस्टिंग की। चूँकि 15 ही दिन रह गए, इसलिए मार्च में हर साल ऐसा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन इस बार वो ज़्यादा देखने को मिला। और सबसे लास्ट का रीज़न जो है वो है वैल्यूएशंस में गैप देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जो मिड कैप बनने की तैयारी कर रहे थे या मिड कैप की वैल्यूएशंस दे रहे थे, जबकि वैल्यूएशंस थी नहीं, लेकिन मार्केट कैप उनका इतना बढ़ गया कि वो लगने लगा कि मिड कैप हो गए।
और बहुत सारे मिड कैप ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी मार्केट कैप इतनी बढ़ गई कि वो लार्ज कैप दिखने लगे, जबकि उनके फंडामेंटल्स इस तरह से नहीं बदले थे। विदाउट फंडामेंटल बदले हुए ही उनकी मार्केट कैप बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से ये एक करेक्शन ड्यू था, जहाँ पे स्मॉल कैप रहे, जहाँ पे मिड कैप रहे। ये ना हो कि विदाउट फंडामेंटल्स वो बढ़ के अपने एक दूसरे सेक्टर में या दूसरे एरिया में जाने की कोशिश करे। बहुत सारा चेंज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स में, मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन नहीं था, यहाँ पे वो अपने आप भागने लगे थे। कोई भी रीज़न हो सकते हैं उस वजह से। तो ये 4 रीज़न थे पिछले हफ्ते की बाज़ार में गिरावट के। लेकिन आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन जैसा बाज़ार में बताया था कि निवेशकों का 9 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ नुकसान हो गया, उन निवेशकों का नुकसान नहीं होता जो स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं। जो कैश मार्केट इन्वेस्टर हैं उनको नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनका किसी तरह का ये जितना भी नुकसान है वो नोशनल लॉस है, ना कि परमानेंट लॉस कि उन्होंने बुक करा। उन्होंने कोई चीज़ खरीद रखी है तो वो खरीद के रखी हुई है, ना कि वो बेचने के लिए अभी, जब आएगा समय तब बेचेंगे। इसमें नुकसान होता है F&O के इन्वेस्टर्स का, जो खास करके कॉल पुट में काम कर रहे हैं, उनका नुकसान ज़्यादा होता है जब इस तरह की बाजार होती है, क्योंकि ब्रोकर उनका सौदा काट देता है अगर मार्जिन ना हो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस बाज़ार में इस तरह के इन्वेस्टर्स का नुकसान का। तो अगर आप कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस प्लेटफॉर्म को, खास करके स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको सट्टे के लिए लेंगे तो आपको नुकसान की संभावना है और इस तरह के क्रैश में आपको नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।